देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस वजह से इमरान खान ने और पीटीआई ने ये कदम उठाया है। और कदम मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तक सिर्फ अनाउंस किया है। तो पाकिस्तान की ये नीति रही है कि डिफ्लेक्शन करना, डाइवर्ट करना अटेंशन टाइम एंड अगेन। आपने बिल्कुल सटीक और सही कहा कि 5 अगस्त 2019 को जब एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 और अनुच्छेद 35A का, तो पाकिस्तान एक ऑलमोस्ट हक्का बक्का रह गया। पाकिस्तान ने ये डिटरमिन नहीं किया था कि जो कॉन्फ्रंटेशन मिलिटरीली या डिप्लोमेटिकली हो रही है उसमें कोई ऐसा टर्न आएगा कि पॉलिटिकली इंटरनली इंडिया ऐसा कुछ डिसीजन ले जिसका पाकिस्तान के पास रिस्पॉन्स ही ना हो। पाकिस्तान को यह भी लगा कि ग्लोबली ह्यू एंड क्राई होगा। पाकिस्तान को लगा कि एटलीस्ट जो मुस्लिम देश हैं, चाहे वो यूएई हो, सऊदी हो, बाकी लोग इस पे आएंगे। लेकिन मलेशिया और टर्की के सिवा कोई भी इस पर नहीं बोला। खैर, मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन पिछले 1 साल से पाकिस्तान में ये एक ऊर्जा रही है, अंदर से एक पेन रही है कि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन का कोई रिस्पॉन्स पाकिस्तान नहीं दे पाया है, चाहे वो मिलिटरीली हो, डिप्लोमेटिकली हो या पॉलिटिकली हो। एक ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि इकोनॉमिक जो हालत है, आर्थिक स्थिति जो पाकिस्तान की है वो ठीक नहीं है। और उसी के कारण हमने देखा है कि पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, बहुत सारे ऐसे बैंक से लोन लिया है। और हाल ही के दिनों में, हाल ही के हफ्तों और महीनों में हमने देखा है एक डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रंटेशन पाकिस्तान और सऊदी के बीच में, पाकिस्तान और यूएई के बीच में। हाँ, इमरान खान नियाजी खुद ड्राइवर बनकर जो है एयरपोर्ट पे जाते हैं उनको लेने के लिए, और ऐसा दिखाते हैं कि एक ब्रदरली ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। और असलियत ये है कि पाकिस्तान से सब लोग खफा हैं क्योंकि वो सिर्फ भारत या अफगानिस्तान के नहीं, लेकिन बाकियों की जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें अड़चन लाता है, उस पर बोलता है। और बहुत बार जो है प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट सऊदी के खिलाफ भी हमने देखा, शाह महमूद कुरैशी ने क्या बोला और बाकी लोगों ने क्या बयान दिए। तो पाकिस्तान मुझे लगता है कि हर इशू पे एक अलग थलग पड़ गया है, ग्लोबली जिसे कहते हैं, इट हैज बीन आइसोलेटेड। सो आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से, अपार्ट फ्रॉम टर्की एंड मलेशिया, द क्लोजेस्ट दैट कम्स टू पाकिस्तान इज चाइना। जो वो कहते हैं कि चाइना और पाकिस्तान की एक आयरन ब्रदर वाली जो है फ्रेंडशिप है। उसके तहत जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पिछले करीबन 10 साल से बातचीत चल रही है, और जो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाइना ने वहां पर किया भी है, जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, मैं तो इसे कहता हूं कि पाकिस्तान हैज बीन क्रिएटेड इनटू अ कॉलोनी ऑफ द चाइनीज टाइम एंड अगेन। सो व्हाट हैज हैपेंड ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम इज दैट चाइना को भी पता है कि एक बड़ी अड़चन जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में है, जो ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब ने भी बोला, इज पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि ये कॉरिडोर वहां से पास करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2019 5 अगस्त को जब कदम उठाया गया, उससे 2 दिन पहले, जो लोग न्यूज बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं या कश्मीर ज्यादा फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि एक कॉन्फ्रंटेशन हुई बॉर्डर पर। खासकर जो केरन और करना सेक्टर है वहां पर बहुत ज्यादा फायरिंग हुई। और इंडिया ने उस वक्त जनरल डिल्लन थे, जीओसी कोर कमांडर वहां पर कश्मीर में 15 कोर के, तो उन्होंने जो है ऑर्डर्स दिए, नॉर्दर्न कमांडर ने ऑर्डर्स दिए, और बहुत ही इंडिया ने रिस्पॉन्स पाकिस्तान की फायरिंग का बहुत जोर से दिया। तो जो नीलम वैली, जहां पर हम शारदा की भी बात करते हैं, वहां पर अंदर तक, नीलम की मार्केट तक अब जो है गोला बारूद हुए। वहां से कुछ डैम्स भी जाती हैं, वहां तक अब जो है ये गोला बारूद गए। और वहां पर एक स्थिति बनी कि कुछ चाइनीज वहां पर थे और उनको जो है इंजरी हुई उसमें। हालांकि ये कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस कैसा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में या पाकिस्तान में, सब जीएचक्यू और पाकिस्तान आर्मी की शय पर होता है, और कोई अगर उनके खिलाफ लिखता है तो उनको पकड़ लिया जाता है। हमने अभी भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं, उनको पकड़ा गया है, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उनको थ्रेट मिलता है तो पाकिस्तान छोड़ के उनको जाना पड़ता है। तो चाइना को पता है कि दिस इज नॉट अ पाकिस्तानी टेरिटरी, और इंडिया ने बार दोबारा हालांकि सिर्फ स्टेटमेंट्स इशू किए हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स इशू किए हैं कि ये जो बीआरआई का प्रोजेक्ट है और जो सीपेक है, इसको हम बिल्कुल लेजिटिमेसी नहीं देते हैं, क्योंकि इट इज एन इंडियन टेरिटरी, इट इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय
Pakistan, and there needs to be a lasting solution. Until that time, China cannot use that territory. अब जब वो फायरिंग हुई और चाइना को ये एहसास हुआ कि उनका जो सीपेक है ये डायरेक्ट इंडिया की फायरिंग लाइन में है, बहुत सारी ऐसी जगहों में, पीओके में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी, और बहुत सारा, मैं आपको एक और चीज बताऊं क्योंकि मैं इंटरेक्ट करता हूं स्ट्रेटेजिक स्तर पर। हालांकि चाइना कहता है कि वो चाइनीज इंजीनियर्स भेज रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन बहुत सारे चाइनीज इंटेलिजेंस एसेट्स हैं ऑन ग्राउंड इन पीओके जो अलग अलग स्तर पर काम कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान में भी देखा है कि कैसे जो चाइनीज हैं मेन स्ट्रीम कर रहे हैं अपने आप को, सिर्फ उर्दू नहीं सीख रहे बल्कि लोकल से शादी कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ कल्चर हो रहा है, और पूरा जो कॉलोनी बनाने के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनवा में हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हो, वहां पर भी हो रहा है। तो और तीसरी बात, अपार्ट फ्रॉम दीज टू, एक तो हो गया 370 का रिस्पॉन्स, एक हो गया माली हालत, तो इकोनॉमिक हालत, और तीसरा जो इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान में चल रहा है पिछले 2 महीने में, 3 महीने में खासकर, जो आपने देखा होगा कि पीडीएम का एक परचम लहराया, सारी जो 11 ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो साथ में आई, मौलाना को उसका चीफ बनाया गया, नवाज शरीफ और भुट्टो परिवार भी सामने आया और उन्होंने जलसे किया। हमने देखा गुजरनवाला में क्या हुआ, हमने देखा कराची के हम उसके बाद क्या हुआ जब पाकिस्तान आर्मी को रात को जो है आईजी सिंध को किडनैप करना पड़ा, अनप्रेसिडेंटेड अबडक्ट करना पड़ा, और वो ग्लोबल हेडलाइंस बने। तो ऐसी हालत में जब उनकी माली हालत खराब है, जब उनको पता है कि वो इंडिया का कोई रिस्पॉन्स मिलिटरीली या डिप्लोमेटिकली दुनिया की किसी भी स्तर पर, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो, चाहे वो कोई और जगह हो, वहां पर नहीं दे पाए, और साथ ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा चल गया जब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो खुद आते हैं पीडीएम के परचम पे और कहते हैं कि कश्मीर पर इमरान खान नियाजी और शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई की जो सरकार है वो पूरी फेल हो गई और कश्मीर को उन्होंने भारत को बेच दिया। तो आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट कितना ज्यादा है और कितना जरूरत है इमरान खान को या फिर बाजवा को उससे डिफ्लेक्ट करना, उसे अटेंशन हटाना। इस पर मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि इमरान खान ने हुंजा में जाकर या गिलगित बल्तिस्तान में जाकर सिर्फ अनाउंसमेंट की है कि प्रोविजनल प्रोविंस स्टेटस दिया जाएगा, अभी तक होगा नहीं। आपको ये भी जानने की जरूरत है कि मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में, कोटली में, जहां पर जो मेन स्ट्रीम मीरपुरी या बाकी लोग रहते हैं, वो लोग इससे खुश नहीं है। वो लोग मानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड JNK का हिस्सा है, तो उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्सा मिल गया, उसको अगर प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया तो इनका क्या होगा। और ये भी आप याद रखें कि अगले साल जिसको ये लोग सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पर भी चुनाव होने हैं। तो यहां पर अगर वो प्रोविंस स्टेटस दे सकते हैं, आप देख सकते हैं कि पीटीआई की हालत वहां पर क्या होगी। तो हालांकि पीटीआई को लगा कि ये अनाउंसमेंट करने से उनके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे, बहुत ऐसा जो है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा, दुनिया इसको एज अ रिस्पॉन्स टू इंडिया देखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उनका खुद का क्रिटिसिज्म हो रहा है। और जैसे ही अनाउंसमेंट से पहले, आपको मैं याद दिला दूं, एक नेशनल सिक्योरिटी की सो कॉल्ड मीटिंग हुई जिसमें रावलपिंडी में पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया, और जैसा कि हमेशा होता है, डीप स्टेट कॉल्स द शॉट्स ऑलवेज। जो बाजवा हैं उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की जिसमें नुमाइंदे पीटीआई के भी थे, पीएमएलएन के भी थे और बाकी पार्टियों के भी थे, और उसमें पार्टीज को बताया गया कि ये प्रोविंस स्टेटस का कदम उठाया जाएगा, नेशनल असेंबली में भी जो है रेजोल्यूशन लाया जाएगा। तो उसके बाद जो प्रोटेस्ट्स हमने हुंजा में देखे, लगातार 2 से 3 हफ्ते, ऑलमोस्ट महीना भर वहां पर बहुत ही दमदार प्रोटेस्ट चलते रहे, और आर्मी के खिलाफ उन्होंने बोला और इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन करते रहे। आपने देखा कैसे पिछले 10 साल में खासकर, हालांकि बहुत सालों से ऐसा होता रहा है, उत्पीड़न, मानवाधिकारों का हनन, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वहां पर, हालांकि ये पाकिस्तान में तो आमतौर पर होता ही रहता है, लेकिन हमने जो गिलगित बल्तिस्तान है इसकी आवाज नहीं सुनी। आपने बाबा जान का नाम सुना होगा। बाबा जान कई सालों से, 9 साल से वहां पर जो है इनकार्सरेटेड है, पूरी तरीके से बंद है, उनका कोई पॉलिटिकल राइट नहीं है। और जब प्रोटेस्ट इंडियन मीडिया चलाती है या वहां की कुछ एक आध मीडिया में हिम्मत होती है चलाने की,
तब पाकिस्तान आर्मी उन पर वार करती है। एक और चीज, 2017 में, तब मैं रिपब्लिक टीवी में एडिटर था, तब काम करता था, आई थिंक 17 या 18 की बात है। वहां डेली मुजदला करके एक अखबार निकलता है कोटली से और रावलाकोट से। उनके संपादक ने मुझे कांटेक्ट किया, और एक और एक्टिविस्ट है जिनको अभी हिरासत में ले लिया एक महीने पहले पाकिस्तान में, और उन्होंने बोला कि हमने एक सर्वे किया है, और सर्वे ऑलमोस्ट कई सालों से चल रहा है, और इसमें हमने 40,000 से 50,000 लोगों से बात की है, 10,000 20,000 परिवारों से बात की है, और पूछा है कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ रहें, क्या वो चाहते हैं कि आजादी मिले पाकिस्तान से, या फिर कुछ और चाहते हैं। इसमें आपको मैं बता दूं, क्योंकि कश्मीर को लेकर, भारत को लेकर कहते हैं कि आजादी चाहिए, सच्चाई तो ये है, उस पोल में 73% पीपल सेड कि वी वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपेशन। और इमीडिएटली उसके बाद क्या होता है, डेली मुजदला अखबार बंद कर दिया जाता है, जो उर्दू अखबार वहां का है वो बंद कर दिया जाता है। उनको कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कोई पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, अर्जी लगाएं। और उनके जो संपादक है उनको आईएसआई किडनैप करके ले जाती है, जो जिसने ये सर्वे किया है उनको आईएसआई किडनैप करके ले जाती है, इंट्रोगेशन करती है और बोलती है आपने ये कैसे कर दिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई। तो मुझे लगता है जो पाकिस्तान आर्मी ने अपने कब्जे में सारी टेरिटरी कर ही ली थी, अब वो धीरे धीरे कर कर चाइनीज को वो सारी टेरिटरी जो है दे रही है। हाँ, भारत को बहुत ही मुस्तैदी से इसका विरोध करना चाहिए, हर फोरम पे विरोध करना चाहिए, और हमने देखा भी है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो जेनीवा में, चाहे वो यूएन जनरल असेंबली हो, हर स्तर पर भारत ने और भारत के नुमाइंदों ने, एम्बेसडर्स ने इस पे प्रोटेस्ट किया है और कहा है कि ये बिल्कुल जो है अलाउड नहीं है। 1994 का पार्लियामेंट रेजोल्यूशन है इंडिया का, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। और भारत ने अगर 370 और 35A हटाया है, भारत ने अगर सर्जिकल स्ट्राइक की है, भारत ने अगर बालाकोट किया है, तो भारत पीओके में भी कुछ ना कुछ कर सकता है। अभी कोई ऐसा करने की आवश्यकता शायद इमीडिएट फ्यूचर में ना हो, लेकिन दिस इज सर्टनली अ स्ट्रेटेजिक pursuit, a strategic step that India has in mind. India knows the capability of both Pakistan Army. तो मुझे लगता है we'll have to oppose this strategically, which we are doing, but I think we need to understand in greater detail कि पाकिस्तान की हालत अभी बहुत ही खराब है, और जब तक पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होंगे, जब तक गिलगित बल्तिस्तान में और उसके बाद मुजफ्फराबाद और बाकी इलाकों में इलेक्शन होंगे, इस पर हम गहमा गहमी देखते रहेंगे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान 370 के ऊपर कोई जवाब नहीं दे पाया। और दूसरा, एक स्पष्ट सी बात है, पाकिस्तान बार दोबारा यूनाइटेड नेशंस की बात करता है, उसके रेजोल्यूशन की बात करता है जो नेहरू जी हमें देके गए, लेकिन ये बात नहीं करता कि उस रेजोल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट ये है कि उन्हें जो इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी है पाकिस्तान की, वहां से अपनी फौज हटानी पड़ेगी। वो फौज आज तक उन्होंने हटाई नहीं है, तो वो किस यूएन रेजोल्यूशन की बात करते हैं। और दूसरा, अगर वो गिलगित बल्तिस्तान को अपना प्रोविंस बना देते हैं, प्रोविजनल प्रोविंस बना देते हैं, अपना इंटीग्रल पार्ट बना देते हैं, तो यूएन रेजोल्यूशन का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो पाकिस्तान अपने खुद पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, या तो मैं तो कहूंगा कि कुल्हाड़ी ही पांव पे मार रहा है। इसको लेकर ये एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर होगा खुद पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, चाहे इमरान खान ने ये अनाउंसमेंट बता दी, लेकिन जिन्होंने जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है मोइज यूसुफ, बहुत ही यंग, एक थिंक टैंक में अमेरिका में काम करते थे इससे पहले, उन्होंने भारत के एक लेफ्टिस्ट एक मीडिया आउटलेट है द वायर, उनको इंटरव्यू दिया, और उसमें कहा, उनको जब पूछा गया कि क्या ये प्रोविंस हुआ है, क्या ये अनाउंसमेंट हो गई है, और उन्होंने इससे साफ मना कर दिया। तो आप खुद देख सकते हैं कि कैसे दावपेच चल रहे हैं, कैसे प्रोपेगेंडा के लिए, कैसे नैरेटिव बिल्डिंग के लिए पाकिस्तान ऐसे कदम उठा रहा है। एंड इट इज टाइम दैट वी शुड कॉल पाकिस्तान ब्लफ, एंड वी शुड एट ग्लोबल फोरम एज इंडिया, न्यू दिल्ली शुड एक्सपोज द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। जैसे मुझे याद है सज्जाद राजा ने अभी यूएनएचआरसी में भी बोला दैट वी आर बीइंग ट्रीटेड एज एनिमल्स, एंड दिस इज व्हाट द ग्लोबल रियलिटी इज। और अमेरिका में भी जो नई एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडेन की आएगी, भारत को उनसे भी एंगेजमेंट करना चाहिए और उनको सच्चाई दिखानी चाहिए कि कैसे मानव अधिकारों का हनन
जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में नहीं हो रहा, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और पीओके के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। और तभी वहां पर मीडिया को कोई हक नहीं है रिपोर्ट करने का, और तभी वो पूरा आर्मी के कंट्रोल में है। धन्यवाद। आदित्य जी, जहां एक तरफ जैसे कि आपने भी कहा कि इमरान खान को लगता था कि ये उसका मास्टर स्ट्रोक है, और इसकी वजह जो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की, इसकी वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आएंगी, और ये ऐसे भी देखा जाएगा कि ये जो इंडिया ने 370 हटाया उसके उसका जवाब है। बट वैसा कुछ हुआ नहीं, हमने देखा वैसा कुछ हुआ नहीं। बट ये एक पहलू है, बट दूसरा पहलू ये भी है कि इंडिया को जितना वोकल होना चाहिए था गिलगित बाल्टिस्तान को लेके, जो एट्रोसिटीज हो रही है वहां पे, जिसकी हमने बात की, हमने समझा आपसे भी, गुप्ता साहब से भी, उस लेवल पे आपको लगता है कि हो रही है? ऐसा जनरल परसेप्शन नहीं है अभी। जैसे आपने बात किया कि यूएन में बात की, हमने जो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी है, बट जैसी विजिबिलिटी होनी चाहिए इसकी कि ग्लोबली, जैसे पाकिस्तान, ऐसा ऐसा हमें लगता है, मतलब आम आदमी को लगता है कि पाकिस्तान इस मामले में, जो वो नॉइज क्रिएट करने के मामले में हमसे हमेशा एक स्टेप आगे रहा है। इंडिया इंडिया ने गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर वैसी नॉइज अभी तक शायद नहीं क्रिएट कर पाया। आपको लगता है कि इस पे और काम करना चाहिए और करना पड़ेगा? इसमें दो तीन पहलू हैं। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने, और इसका मैं करीबन आधे घंटे का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं बोर नहीं करना चाहता लोगों को, क्योंकि ये एक तो पहलू है कि हमें स्ट्रैटेजिकली कितना बोलना चाहिए। क्योंकि हमने जैसे इंडिया और चाइना का आपने कॉन्फ्रंटेशन देखा होगा, डोकलाम का आपने कॉन्फ्रंटेशन 2017 में देखा होगा, जिसमें नई दिल्ली ने एकदम चुप्पी साध दी, और उसके बाद भी नई दिल्ली जो है उसको चाइना को फोर्स किया कि वहां से वो हट जाए। तो हमेशा मुझे नहीं लगता कि बातचीत, नैरेटिव बिल्डिंग या चिल्लाना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं कि इंडिया ने जितना गिलगित बल्तिस्तान पे या पीओके पे बोलना चाहिए था या कदम उठाने चाहिए थे, वो नहीं उठाए गए हैं। मुझे ये भी लगता है कि हम बार बार 1994 के रेजोल्यूशन की बात करते हैं, वो बिल्कुल सही है, बोलना भी चाहिए, सटीक है, लेकिन इससे आगे बढ़ने की जरूरत भी है। और तीसरा, जो मैं बार बार हर ऐसे फोरम पे बोलता हूं, इंडिया में प्रॉब्लम ये है या सरकार में प्रॉब्लम ये है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ मैसेजिंग। मैसेजिंग स्तर पर जो है सरकार हमेशा विफल रहती है। चाहे वो बालाकोट का हमला हो, जिसमें इमीडिएटली हमने उसी दिन देखा कि जब हमारे एयरफोर्स के विंग कमांडर को पकड़ लिया गया और नैरेटिव बिल्कुल चेंज कर दिया गया, जिसको कंट्रोल कर दिया जाता था। ओवरनाइट एवरीबॉडी फॉरगॉट व्हाट हैपेंड इन बालाकोट, और अभिनंदन पर फोकस हुआ, बड़गाम में जो हुआ उस पर फोकस हुआ। तो जो मैसेजिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इन कश्मीर जब 370 एब्रोगेशन हुआ, बहुत मास्टर स्ट्रोक था, डिप्लोमेटिकली सिक्योरिटी स्तर पर बहुत बड़ा कदम था और अप्रिशिएट किया गया। लेकिन उसके बाद जो फॉरेन मीडिया कवरेज हुआ, मैं मानता हूं कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मैसेजिंग अगेन, उसमें बहुत बड़ा ब्लंडर सरकार की तरफ से ये हुआ कि सौरा में एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया गया, जब सरकार ने बोला कि नहीं, ऐसा तो प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहा। मैं खुद कश्मीर में था उन दिनों, और एक हफ्ते बाद सरकार ने कहा कि नहीं, प्रोटेस्ट तो हुआ था। तो मुझे लगता है कि मैसेजिंग नीड्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, मैसेजिंग नीड्स टू बी क्लियर, मैसेजिंग नीड्स टू बी इफेक्टिव एज वेल। तो मैसेजिंग स्तर पर मुझे लगता है बहुत लेसन्स लर्न करने की जरूरत है। और हाँ, पीओके गिलगित बल्तिस्तान पे स्ट्रेटेजिकली जहां पर जरूरी है वहां पर बोलने की जरूरत है। और आखिरी में मैं ये कहूंगा कि हमेशा भारत को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम अमजद साहब को देख रहे हैं यहाँ पर, या बाकी लोगों को देख रहे हैं, वो जब यूएन स्तर पर बोलते हैं, ईयू पे बोलते हैं, यूके में बोलते हैं, दैट क्रिएट्स अ लाउडर नॉइज। मुझे पता है, मैं इतने सारे, शौकत अली कश्मीरी हैं, जमील मकसूद हैं, सेंगे सेरिंग हैं, गिलगित बल्तिस्तान से खुद हैं, उनका मैंने लास्ट वीक इंटरव्यू किया। ये जब सब लोग यूएन स्तर पर बोलते हैं तो पाकिस्तान की सिर्फ खिल्ली नहीं उड़ती, सिर्फ वो एक्सपोज नहीं होता, बट सच्चाई सामने आती है। और भारत ये बोले या ये लोग बोले, तो मुझे लगता है इन लोगों के बोलने का ज्यादा जो पॉइंट है और ज्यादा जो है फोकस में चीजें आती है।